मैं तुमको सरकारी मुसलमान बताता हूँ। एक मिनट बोल, आ रहा हूँ प्यारे, आ रहा हूँ, नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। सुनो तो सही, आप मुकम्मल करने दो। एक सुनो, ठहरो माँ, जरा ठहरो, जरा मेरी बात तो सुनो आप। अब आप देखेंगे दिल्ली में एक फंक्शन होने जा रहा है, ये रंग बिरंगी कपड़े पहन के पूरे पहुंचने वाले हैं। आपने शिया, सुन्नी, अहमदिया और बोहरा मुसलमानों के बारे में सुना होगा। समाज में बेहद पिछड़े माने जा रहे पसमानदा मुसलमानों का जिक्र सुना होगा। मगर बीते कुछ घंटों से मुसलमानों की एक नई कैटेगरी का खूब नाम लिया जा रहा है, और ये कैटेगरी है सरकारी मुसलमान। इस टर्मिनोलॉजी के रचयिता AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैं। ओवैसी के सरकारी मुसलमान का मतलब सरकारी नौकरी करने वाले मुसलमान नहीं, बल्कि मुसलमानों का वो तबका है जिन्हें समाज में पसमानदा कहा जाता है। ओवैसी ने इस टर्मिनोलॉजी का इजाद खुन्नस में किया है। हमारे बाज मुसलमान हैं, जमहूरियत है, आपको राय रखने का अख्तियार है, मुझे भी राय रखने का अख्तियार है। और जो लोग आज नरेंद्र मोदी के इशारों पर कठपुतली बनकर नाच रहे हैं, मैं तुमको सरकारी मुसलमान बताता हूं। मुसलमानों के प्रति ओवैसी का स्टैंड क्यों बदला, कैसे UCC को लेकर ओवैसी झल्ला रहे हैं, ये सब आपको डिटेल में बताएंगे। मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि ओवैसी क्यों सरकारी मुसलमान शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओवैसी के टारगेट पर हिंदुस्तान के 22 करोड़ मुसलमानों में से 80% मुसलमान हैं। ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने पिछले कुछ वक्त से मोदी सरकार की नीतियों का समर्थन करना शुरू कर दिया। न सिर्फ कैमरे पर, बल्कि वोट बैंक के तौर पर भी ये धीरे धीरे मोदी के क्लोज आते जा रहे हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इन 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यह आंकड़ा 8% तक पहुंचा था। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में 6% मुसलमान बीजेपी के साथ खड़े हुए थे, और 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 8% पहुंच गया। 2024 के चुनाव से पहले मोदी और मुसलमानों के बीच और क्लोजनेस आई तो ओवैसी को लगने लगा कि जिन मुसलमानों के सहारे उनकी सियासत आगे बढ़ रही थी, अगर वही बंटाधार हो जाएगी तो फिर उनका होगा क्या। इसलिए ओवैसी अपनी डिक्शनरी से अलग अलग शब्द खोज रहे हैं। अब आप देखेंगे दिल्ली में एक फंक्शन होने जा रहा है, ये रंग बिरंगी कपड़े पहन के पूरे पहुंचने वाले हैं। रंग बिरंगी कपड़े, एक एक रंग में जमे हुए हैं लोग, मगर इनका रंग, इनका दिल बीजेपी से मिला हुआ। वहां पहुंच के बोलेंगे डरने की कोई बात ही नहीं है। मैं उन लोगों से भी बड़ी साफ तौर पर कहना चाह रहा हूं, याद रखो, शरीयत रास्ता है, तरीकत मंजिल है। शरीयत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। अब ये लोग, अब दिल्ली में होने जा रहा है एक प्रोग्राम, ये सरकारी मुसलमानों का। ये वही ओवैसी हैं जो UCC की चर्चा से पहले हर टॉपिक को मुसलमानों से जोड़ देते थे। मगर जब से केंद्र सरकार ने मुसलमानों से डायरेक्ट बात करनी शुरू कर दी है, ओवैसी की सियासत को गहरा झटका लगा है। पहले किसी कानून को लेकर मुस्लिम उलेमाओं, धर्म गुरुओं और मौलानाओं से राय मांगी जाती थी, मगर मोदी सरकार में तरीका बदल गया है। UCC पर 60 लाख मुसलमानों ने विधि आयोग को अपनी राय डायरेक्ट पहुंचाई है। इनमें से 90% सुझाव ईमेल के जरिए मिले हैं। ओवैसी के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा, इसलिए कभी मुसलमानों के एक होने की अपील करने वाले ओवैसी मुसलमान के बीच भेद कर रहे हैं। आप मेरे को देखते तो मैं आपके साथ क्यों बन जाऊं? आप मेरे साथ क्यों बन जाएंगे? आप मेरे को देखो, हाँ भाई, मैं एक इंडियन मुस्लिम हूं, एक आदिवासी है। आप कैसा अपना ओपिनियन आदिवासी पे डालेंगे, एक मुस्लिम पे डालेंगे? ओवैसी की आवाज बहुत लाउड है, मगर उसका उतना इम्पैक्ट मुसलमानों पर नहीं पड़ रहा, और आंकड़े इसी बात की गवाही दे रहे हैं कि जितनी तेजी से बीजेपी का मुसलमानों के बीच जनाधार बढ़ा है, उसकी 10% पैठ AIMIM मुसलमानों के बीच नहीं बना पाई। 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 24 उम्मीदवार उतारे, जिनमें से महज 2 सीटें मिली थी, वो भी 0.93% वोटों के साथ। 2019 में जब 44 सीटों पर चुनाव लड़ा, तब भी जीत का आंकड़ा 2 सीटों पर ही रहा और वोट परसेंटेज 1.32% ही पहुंच पाया।
इसी तरह यूपी में साल 2017 में 38 विधानसभा सीटों पर ओवैसी ने उम्मीदवार उतारे। बगैर खाता खोले ओवैसी की पार्टी को 0.5% वोट हासिल। 2022 में यूपी चुनाव हुए तो इस बार उम्मीदवारों की संख्या 97 कर दी, मगर किसी पर भी जीत हासिल नहीं हुई और वोट फीसदी भी घटकर 0.2% रह गया। 2019 में झारखंड में हाथ 16 सीटों पर आजमाया तो यहां भी निराशा हाथ लगी। महज 1.16% वोट ही AIMIM को मिले। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भी 0.33% वोट ही ओवैसी की पार्टी को मिले। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 20 उम्मीदवार उतारे, 1.24% वोट मिले, मगर जिन 5 विधायकों ने जीत हासिल की उनमें से 4 ओवैसी को गच्चा छोड़कर चले गए। अब ओवैसी को डर सता रहा है कि अगर जिस तेलंगाना में उनके 7 विधायक हैं वहां मुसलमान उनसे दूर हुए तो क्या होगा? क्या लोकसभा चुनाव में अपनी 2 सीटें बचा पाएंगे? ये एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज हो रही है, एक गैर जरूरी के एक माहौल को मुल्क में पैदा करने के लिए लोकसभा इलेक्शन से पहले, ताकि जो तवज्जो है जनता की गरीबी के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, चाइना जो जमीन पे हमारे कब्जा करके बैठा उससे तवज्जो हटा दिया जाए। मोदी विरोध में ओवैसी ने अपना गणित बिगाड़ लिया है। विपक्ष उन्हें महागठबंधन में स्पेस नहीं दे रहा और मुसलमान उनकी सुन नहीं रहे, इसलिए उन्होंने यूसीसी पर अपना स्टैंड बदल लिया है। जो ओवैसी पहले कहते थे यूसीसी मुसलमान विरोधी है, उसे अब हिंदुओं के खिलाफ बता रहे हैं। पहले मुसलमानों से यूसीसी के विरोध की अपील करने वाले ओवैसी अब आदिवासी राग अलाप रहे हैं। हालांकि ओवैसी इसे मास्टर स्ट्रोक समझ रहे हैं, मगर उनकी ये मजबूरी भी है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा अगर तकलीफ होगी तो हमारे हिंदू भाइयों को होगी। आरएसएस ये समझ रही है कि मुल्ला जी को निशाना बनाएंगे तो भाई साहब आप हमारे नाम पे किसी और का नुकसान कर रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी कहां से आ रहे हैं? दिखा तो रहे हैं कि मुसलमान को सबक सिखाएंगे, मगर नुकसान देश का होने वाला है। यूसीसी को हिंदुओं के खिलाफ बताने के पीछे भी ओवैसी का गेम प्लान है। उन्हें लगता है कि इससे हिंदू डरेंगे तो मोदी पर प्रेशर बढ़ेगा, आदिवासी नाराज होंगे तो यूसीसी ठंडे बस्ते में जा सकती है और मुसलमानों की सिंपैथी भी उन्हें मिल जाएगी। इसलिए ओवैसी अलग अलग राज्यों के हिंदू कोड बिल का जिक्र कर रहे हैं, पर्चे साथ ला रहे हैं, मगर इसका उन्हें फायदा होता दिख नहीं रहा। आप सिर्फ करना क्या चाह रहे कि मुसलमानों को टारगेट करो बस। मैं इसीलिए बोल रहा हूं आपको, यूसीसी जब आएगा इस लगेगी आग तो आएंगे सब घर इज्जत में। यहां हमारा मकान थोड़ी है। और मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, बड़ा नेता जब अपनी हार्डकोर लाइन से हटता है तो इसका मतलब है कि उसे समर्थन नहीं मिल रहा। और यही हुआ था ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर। ओवैसी ने जब 3 तलाक के कानून का विरोध किया, मगर मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हो गई। और जब सरकार यूसीसी कानून लाने की तैयारी में है तो इस बार भी ओवैसी को साथ नहीं मिल पा रहा। और इसकी वजह यह है कि जिन लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती थी, अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो उन्हें ज्यादा वक्त मिल जाएगा। जो महिलाएं बहुविवाह की प्रताड़ित होती हैं वो इस कानून की मदद से बच जाएंगी। पत्नियों को संपत्ति और वसीयत में पति के बराबर हिस्सा मिलेगा। मुसलमानों को गोद लिए बच्चे के नाम अपनी पूरी संपत्ति करने का अधिकार मिल जाएगा। मौखिक तौर पर तलाक लेना बंद हो जाएगा। इसलिए ओवैसी जब भी यूसीसी की बात करते हैं तो इसके फायदे नहीं बताते। वो अलग अलग राज्यों के हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़कर ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। सैद्धांतिक तौर पर मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आपको लगता है कि बच्चियों की शादी होनी चाहिए? भले से ही वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कुछ भी हो, क्या बच्चियों की 15 साल की बच्चियों की शादी होनी चाहिए? इस्लाम में जब बच्ची प्यूबर्टी की एज को पा जाती है तो आज के लॉ के लिहाज से शादी होती है। और आज के कानून के लिहाज से हमारे हिंदू भाई 84% चाइल्ड मैरिज किए हैं और वो जेल जाते हैं। बावजूद इसके के कानून है चाइल्ड मैरिज का, क्योंकि कानून है वो जेल जाते हैं। मगर शादी नहीं खत्म होती। पर वो जेल तो जाते हैं। अरे नहीं, शादी खत्म नहीं होती।
यूसीसी पर ओवैसी का अपना प्लान है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने नई स्ट्रेटजी अपनाई है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा पसमानदा स्नेह संवाद यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसका मकसद पसमानदा मुसलमानों में मोदी सरकार के प्रति विश्वास और भरोसे को पैदा करना है। कोशिश यही है कि जो बीजेपी के परंपरागत वोटर नहीं रहे हैं, उन्हें यूसीसी के फायदे गिनाए जाए। केंद्र सरकार की योजनाओं और उनसे होने वाले फायदे भी मुसलमानों के इस वर्ग के बीच गिनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा चिंता करते हैं कि जो मुसलमानों में पसमानदा समाज है उसका विकास नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए। उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्होंने हमेशा चिंता जाहिर की है। हम कार्यकर्ताओं को आदेश किया है कि उन तक पहुंचे, हम उनके काम को करें। हम अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से भी ये काम कर रहे हैं। ये तय है कि 2024 के चुनाव में मुसलमान बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। बीजेपी इनके जरिए 400 प्लस का टारगेट अचीव करना देख रही है, जबकि ओवैसी इस गणित को फेल करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने कट्टर मुसलमान वर्सेस सरकारी मुसलमान का नया फॉर्मूला तैयार किया है। हाँ, आसाम के चीफ मिनिस्टर अगर बिल इंट्रोड्यूस करेंगे तो उन्होंने आसाम के ट्राइबल पे लागू करेंगे। आसाम के चीफ मिनिस्टर जो जितने ट्राइबल्स हैं आसाम में उन पे लागू करेंगे। पॉलीएंड्री को निकाल देंगे उन्होंने। देखिए उनका क्या, देखिए वो लोग सिर्फ एक आंख से देख रहे बस, और उस आंख में क्या हेट्रेड भरी हुई मुसलमानों के आस्ते, उस आंख में हेट्रेड भरी हुई मुसलमानों के आस्ते। आप आसाम के ट्राइब्स पे लागू करेंगे क्या लॉ, बताओ आप वो? आप आसाम के बोडोस पे लागू करेंगे क्या कानून वो? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।